और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब ड्राफ्ट किया, बनाया, तो पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उसमें से बेस्ट फीचर्स निकाले, इंडिया की जो उस वक्त सिचुएशन थी, जो भी उसकी पहचान थी, आइडेंटिटी थी, और जो भी उसकी खासियत थी, उन सबको ध्यान में रखा। और उसके बाद इसको फ्रेम किया गया। मैं आज के लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्टमेंट की प्रिपरेशन की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताकर सिर्फ प्रियम्बल पर ही कंसंट्रेट करूंगा। प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एक्ट जब इनेक्ट होता है, कोई भी लेजिस्लेशन, तो एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है उसका। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ये बताता है कि किस लिए बनाया जा रहा है, क्या विजन है, किसके लिए बनाया जा रहा है, इसका क्या क्या फायदा होने वाला है, और इसको फ्यूचर में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या प्राप्त कर रहा है इससे। इसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया गया और उसमें बहुत चुन चुन के वर्ड्स लिखे गए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं भी किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं भी जाते हैं तो प्रियम्बल को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है, और जैसे हम अपना राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं उस ढंग से उसको इज्जत दी जाती है। इसलिए आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल पर ही डिवोटेड है। आज हम प्रियम्बल को इसके नए अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों को प्रियम्बल दोबारा से किताब में देखना नहीं पड़ेगा, इतना रट जाएगा। अगर मैं अभी किसी को बोलूं कि खड़े होकर प्रियम्बल बोलो, तो पूरा प्रियम्बल शायद ही कोई भी एक बच्चा पूरा नहीं बोल पाएगा। बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे इस लेक्चर के बाद 90 से 100% तक का प्रियम्बल आप लोग क्लास से बाहर जाने के बाद बोल पाएंगे बिना किताब। और इसमें कोई जादू नहीं है, बहुत आसानी से, क्योंकि आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हो, लॉ कर चुके हो और प्रैक्टिस में लॉ को प्रैक्टिकल रूप देख चुके हो। तो आज मैं उसको प्रियम्बल को आपको उसी हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रियम्बल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। हमारी जो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली वो किस एक्ट से मिली, कोई बताएगा? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कोई बता सकता है कि उस डेट को ये आया? हर एक डेट की, हर एक लेजिस्लेशन की एक डेट है ना, 18 जुलाई 1947।
किसने इनेक्ट किया ये एक्ट? एनीवन? बताइए। बाबा जी भीमराव अम्बेडकर। हाँ जी, बाबा जी भीमराव अम्बेडकर। जी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाबा जी अम्बेडकर जी उस वक्त तक इंडिया में सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर थे। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो लेजिस्लेशन को इनेक्ट कर सके। इसलिए ये सब चीज़ें मैं बताना ही चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी आ सकती है और आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। हमारे जितना भी लेजिस्लेशन है लॉ वाले बच्चों के लिए, सब यहीं से निकला है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किताब कैसे आई है। इसलिए मैं थोड़ा समय इसको देना चाहती हूँ, फिर हम प्रीएम्बल पर कंसंट्रेट करेंगे। ये एक्ट इनेक्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, एंड दिस एक्ट वाज फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। किससे किसको पावर ट्रांसफर हुई? एनीवन? इंडियन कांग्रेस। इंडियन कांग्रेस। इंडियन कांग्रेस वाज ए नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। इट वाज नॉट एन अथॉरिटी। प्रेसिडेंट ऑफ बार जब अपनी पावर्स किसी को हैंड ओवर करने जाएंगे तो वो प्रेसिडेंट होना चाहिए, राइट? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट के थ्रू पावर ट्रांसफर करी, सोवरेन पावर, टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Constituent Assembly was created under Cabinet Mission Plan, और Constituent Assembly is the first parliament for the country. Constituent Assembly जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम प्रीएम्बल में भी बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ आती है और क्यों आती है और कैसे आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट हुई 9 अगस्त 1946, प्रायर टू इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड दिस वाज नॉट द सॉवरेन बॉडी। ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। सॉवरेन कैसे हो सकती थी जब ये आज़ादी से पहले बनी है? तो जब कंट्री ही आज़ाद नहीं थी तो कोई भी असेंबली जो इस कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्रेम की गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई, वो सॉवरेन नहीं हो सकती थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आईएएस के क्वेश्चन उसमें तो आता है, मुझे नहीं मालूम कि जुडिशरी में आता है कि नहीं। Am I audible to all? कि whether Constituent Assembly that constituted the Constitution of India was sovereign or not? It was not, right? इसको सोवरेनिटी इसलिए भी नहीं थी कि एक तो ये जिसने इनेक्ट की थी दैट वाज नॉट इंडियन, दैट वाज ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, अनदर कंट्री, ब्रिटिश क्राउन। दूसरी बात ये थी कि इसे कैबिनेट मिशन प्लान से बाहर फ्रेम बनाने की पावर ही नहीं थी। प्लान से बाहर नहीं जा सकते। एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया, आप इसी के अंदर रहोगे, तो यू कैन नॉट बी सोवरेन। सोवरेन का मतलब सबको पता है, एक ऐसी अथॉरिटी जो किसी से पावर ड्राइव नहीं करती, जिसके अंदर अपनी पावर होती है सब कुछ डिटरमिन करने की। सोवरेनिटी का मतलब यही है। ऑस्टिन ने कहा था व्हाट इज लॉ? लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। बेसिकली लॉ वही है, एक ऐसा कमांड जो सोवरेन देता है और उसके पीछे सैंक्शन होती है। इंटरनेशनल लॉ को लॉ इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके पीछे सैंक्शन नहीं है। अगर ये कानून नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। अगर आपके पापा कह देंगे 9 बजे के बाद घर नहीं आना, और आप अगर 9 बजे के बाद आए तो क्या कर लेंगे? तो ऐसा लॉ जिसके पीछे सैंक्शन ना हो, क्या कह रहे हो, घर से बाहर रख देंगे? ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट।
तो ऐसा लॉ जिसके पीछे सैंक्शन ना हो वो लॉ नहीं माना जाता है। तो सोवरेन वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन सोवरेन वर्ड को आत्मसात नहीं करते, समझते नहीं है व्हाट इट इज। तो दिस बॉडी वॉज नॉट सोवरेन when it was constituted, but after enactment of this and transfer of power to from British government to Constituent Assembly, this Constituent Assembly became sovereign. After enactment. जी, After enactment. after enactment of independent act, because इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको पावर हैंड ओवर हो गई वो सोवरेन। तब इट वाज नॉट टू वर्क विद इन द फ्रेम्स, इट वाज टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी to represent people of India. तो बेसिकली पावर हैंड ओवर हुई पीपल ऑफ इंडिया में। ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर पावर हैंड ओवर की पीपल ऑफ इंडिया। सो सोवरन बेसिकली इंडिया में है पीपल ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, यहाँ तक के लिए ये इसकी बैकग्राउंड है, इसको जानना बहुत जरूरी था ताकि हमें पता चले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल लेजिस्लेशन नहीं है। जब हमें पावर मिल गई तब सोचा गया, किसने सोचा? पीपल ऑफ इंडिया। हमें कैसी इंडिया बनानी है, इसके सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ क्या क्या क्रिएट करना है, और इसके लिए बनाया गया विजन स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। अब मैं प्रीएम्बल की बात करूंगा। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे। जनरली हिस्ट्री सुन के थोड़ी नींद आने लगती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और लीगल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री के पेपर में जब हम एलएलबी में थे तो ज़्यादातर कोशिश करते थे कि आंखों को खुला रखें ताकि कोई ये ना पता लगा ले कि सो गए, है ना। हिस्ट्री जो होती है ना वो होती है हिज स्टोरी। हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी, और वो भी वो जो बीत गई। स्टोरी तो वही होगी ना जो खत्म हो चुकी है। तो किसी की स्टोरी सुनने में किसको कभी इंटरेस्ट आया है? कभी नहीं। लेकिन ये हिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विजन स्टेटमेंट, दैट इज प्रीएम्बल। Preamble says we, who we? People of India. People of India क्यों? क्योंकि पावर तो इन्हीं को मिली है। There was British Parliament, British government, British crown, hand over the, transfer the power of independence to people of India. तो कॉन्स्टिट्यूशन यही बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे, कोई बता सकता है क्या? में से
271 जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, और नहीं 211 कांग्रेस पार्टी के थे, और 73 मुस्लिम लीग के थे। ये टोटल हुए 284। इसमें से 12 ऐसे थे जिनकी सीटें कभी भरी नहीं गई, अनफिल्ड। ये भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आईएएस में तो आता है, जुडिशरी में आता है नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस वक्त प्रोविजन रखा गया था इतने का। आजकल पार्लियामेंट हाउस में कितनी सीटें हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल? मुस्लिम लीग तो बैंड हो गया 1947 के बाद। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज पार्लियामेंट। उसमें कितने? 545 इन लोकसभा, 2 सदन है, 545 इन लोकसभा एंड 250 इन राज्यसभा, राइट? तो उस वक्त की पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेट किया उसमें ये पोजीशन थी। और जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 कंट्री बनाई थी। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, और 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए। ये चीजें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम जाते हैं मैंने जो पाकिस्तान अलग बना दिया था जी। तो ये मुस्लिम लीग का भी क्या रोल आ गया? अब ये हम किसी और वक्त बताएंगे। मैम 29 की असेंबली की जो आप बात कर रहे हैं उस टाइम की, उसमें प्री इंडिपेंडेंस था या पोस्ट पार्टीशन? पोस्ट पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्री इंडिपेंडेंस बनी थी 1946 में, 9 अगस्त को। बिकॉज आपने नेम लिया 73 मुस्लिम लीग पार्टी उसमें थी, जो कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो बैंड हो गई थी। हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट आया 18 जुलाई को 1947। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। उस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनेंस में थे। वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। इसलिए डेट्स याद रखनी बहुत जरूरी है, मैंने इसलिए हिस्ट्री बताई बहुत जरूरी। अब हम ये देखेंगे कि उस वक्त हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और हमने क्या विजन बनाया। वी पीपल ऑफ इंडिया क्या चाहते हैं? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है कैसा? सबसे पहले तो हमें देश बनाना है ना, सोवरेन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब कहेंगे आधा लिखा है, 2 मैडम भूल गई। मैडम बिल्कुल नहीं भूल सकती। 1970 जब मैं कह रही हूँ मेरे लेक्चर के बाद आप भी कभी एक भी अक्षर नहीं भूलोगे, बाहर निकलते ही पूरा बोल दोगे। कोई भी पूछेगा प्रियम्बर बताओ, वो जो 2 हैं वो है सोशलिस्ट, सेकुलर। हमें इंडिया को कैसा बनाना है? सारे लोगों ने क्या सोचा है? इंडिया के लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद जब आज़ादी मिल गई और हमारे को पावर भी हैंड ओवर हो गई, तो हमें चाहिए कंट्री कैसी? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बाद में सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स। इनके सिटीजन को क्या देना चाहते हैं हम? जस्टिस, 3 चीजें। कंट्री बनाएंगे 5 चीजों के साथ।
1 2 3 4 5 और सिटीजन्स को क्या देंगे? जस्टिस। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस भी 3 तरह का चाहिए। नेशन को तो ऐसा बनाना है और सिटीजन्स को 3 चीज प्रोवाइड करनी है। जस्टिस, आप लोग जुडिशरी में जा रहे हैं इसलिए याद रखिए, विजन स्टेटमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन का बना और इंडिया को बनाना है हमें इंडिपेंडेंट और इसकी सारी एस्पिरेशन को पूरा करना है, सबसे पहले सिटीजन्स को क्या दिया गया? जस्टिस। उसके बाद क्या दिया गया? लिबर्टी। आजादी से भी पहले जस्टिस है। ये सोचने और समझने की बात है। जस्टिस भी कितनी तरह का, लिबर्टी कितनी तरह की? Thought expression. ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, Belief. पढ़ के मत बोलो, बिलीफ, Faith and worship. फेथ एंड वर्शिप। ये चीजें हमें, लिबर्टी ऐसी क्यों चाहिए थी? बिकॉज दिस वॉज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स भी 2 अलग अलग रिलीजन के नाम पर बने हुए थे, एक मुस्लिम एक नॉन रिलीजन यानी कम्युनिस्ट। तो ऐसी कंट्री में हमें लिबर्टी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी इस तरह की, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी कैसी चाहिए? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी में हमें स्टेटस बिल्कुल बराबर चाहिए हर जगह। कोई ये ना कह सके कि ये मेल है फीमेल नहीं है, इसको ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ से आया है, पर्टिकुलर रीजन से आया है, पर्टिकुलर कास्ट से आया है, पर्टिकुलर रेस से आया है। सो इक्वलिटी भी चाहिए थी स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। आज हम सब यहीं बैठे हैं जज बनने के लिए। एनीबडी कैन बिकम जज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। दिल्ली में बैठे हैं, यूपी जुडिशरी दे सकते हैं, एमपी जुडिशरी दे सकते हैं, एमपी वाले दिल्ली जुडिशरी दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, राइट। सिटीजन्स को तो ये चाहिए। और हमें प्रमोट क्या करना है? हम अपने इस कंट्री में प्रमोट क्या करना चाहते हैं? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये फ्रेटर्निटी की ही कमी थी जो कंट्री आजाद होने से पहले 2 हिस्सों में बट गई। तो उस वक्त विजन था कि हमें भाईचारा लाना है। वो भी कैसा? जिसमें एंश्योर हो डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी को छोटा ना कहा जाए ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी। और हमें आगे क्या चीज बचानी थी? क्या बचाना है? नेशन को कैसे, नेशन के लिए हमें क्या इंश्योर करना है? बताइए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट। तो हमें बचाना क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जब हमने ये सब कर लिया, विजन स्टेटमेंट, इंडिया को बनाएंगे ऐसा, सारे लोग मिलके भी पीपल ऑफ इंडिया,
सिटीजन्स को प्रोवाइड कराएंगे, ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें, जस्टिस, इक्वलिटी एंड जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। प्रमोट कराएंगे ऐसी फ्रेटर्निटी जो डिग्निटी दे इंडिविजुअल को और यूनिटी दे नेशन को, ऐसा भाईचारा जो इंडिविजुअल को डिग्निटी दे और नेशन को यूनिटी दे, पूरे शायराना अंदाज में, यूनिटी और इंटीग्रिटी फॉर नेशन एंड डिग्निटी फॉर इंडिविजुअल। जब ये सारी बात कह दी, ऐसी कंट्री बनानी है, ऐसे सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है, ये 2 चीजें और सबसे ज़्यादा हमें प्रमोट करना है फ्रेटर्निटी को, तब उन्होंने कहा कि हम वी पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली इस कंट्री में शपथ लेते हैं हर चीज की। भगवान की कसम खाओ, सही कहते हो? खुदा की उस पर हाथ रख के कहो, मानते हो इस बात को? तो वी पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली अफर्म, सोलेमली कंफर्म कि हम ये काम करेंगे। हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं। और ये किस दिन ली गई? किताब में से देख के मत बताओ, याद करके बताओ। 26 नवंबर, ऑन 26 नवंबर 1949। और उस दिन क्या हुआ है, क्या कहते हैं वो, हमने क्या किया है? इनेक्ट किया, अडॉप्ट किया और सरेंडर किया। किसी कंट्री में कोई किताब को सरेंडर करता है? कहते हैं ना, हम भगवान के आगे सरेंडर करते हैं, हम खुदा के आगे सरेंडर करते हैं। लेकिन वी पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उन्होंने ये सब चीज़ों की ओथ लेते हुए कहा कि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं टू दिस बुक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हम उसके बाद हैं, उससे पहले नहीं है, राइट? अब हम इसको बिना देखे बोलते हैं, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। क्या अफर्म किया? सॉलिडली अफर्म टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया 3 SDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। टू प्रोक्योर सिटीजन ऑफ इंडिया टू ऑल इट्स सिटीजन्स। 3 चीजें, जस्टिस, जस्टिस में कैसी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी? ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी कैसी? ऑफ स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। और प्रोमोट क्या करना हमने? फ्रेटर्निटी, वो भी कैसी? जिसमें डिग्निटी हो इंडिविजुअल को और यूनिटी और इंटीग्रिटी रहे नेशन। ये हमने सारा बात करने के बाद कह दिया कि आज के दिन इतने नवंबर को हम इसको इनेक्ट, अडॉप्ट एंड सरेंडर करें, गिव आवरसेल्फ टू इट, सरेंडर करते हैं। सो दिस इज प्रीएम्बल। मुझे लगता है कि अब याद हो जाएगा आप लोगों को। देखना नहीं पड़ेगा, जब आप कहेंगे नहीं तो लगता है कि कितना भारी भारी शब्द लिख के चले गए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे ये जो हमने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या हमने इसमें ये सब चीजें डाल दी? पहले हम इसके जितने शब्द है ना, उनका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ डाल दिया। फिर हम लेक्चर के एंड में पूछेंगे कि क्या हमने अचीव कर लिया। उससे पहले एक छोटी सी बात, तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को। इन्फोर्स क्यों किया 26 जनवरी 1950 को? व्हाई वी वेटेड फॉर सो मच? 2-3 महीने वेट क्यों किया हमने? जब देश की आज़ादी हुई, इतनी फ्रीडम के बाद, इतनी निकालते वक्त, बिकॉज वी वर
in fact not independent. So much of beatings and law and order control होता था, जिसमें कई लोगों की, कई फ्रीडम फाइटर्स की डेथ तक हुई. उस दिन को यादगार बनाने के लिए वी वेटेड फॉर दैट डे टू कम, एंड उसको उसी ढंग से मनाते हैं जिस ढंग से उस वक्त मनाया गया. तो थोड़ा सा ये चीज और थोड़ा याद रखेंगे. अब हम चलते हैं इंडिया. सोवरन, मुझे 2-3 लाइनों में कोई बता देगा सोवरन क्या है? वैसे तो हम अभी बात कर चुके हैं. Ma'am, sovereign is like Australia. It is still governed by the Queen of UK, and Correct. Canada for the example, and the past example could be the Hong Kong, which was governed by indirectly by the China. सोवरन का मतलब बताओ. बात बिल्कुल सही बताई, समझ में भी आई. सोवरन का मतलब बताओ. सोवरन डिसीजन मेकर. सोवरन वो है जो डिसीजन लेने की, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी. डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है? अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर. जो अपने अंदरूनी और बाहर के सारे मामलों को डिटरमिन कर सके विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी आउटसाइड एजेंसी. राइट? टू डिटरमिन external, internal matters of the country without depending on outside agency, जो कंट्री से बाहर है. जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंस एक्ट भी पास हो गया, पावर हैंड ओवर हो गई, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी वाज लाइंग विद ब्रिटिश क्राउन. पावर्स वर, पावर हाउस जो था वो वहीं पे था. लाइटें तो यहाँ पर जला दी गई, तार भी कनेक्ट कर दिए गए, बट स्विच ऑन और ऑफ करने का पावर किसके पास था? ब्रिटिश. तो सोवरेनिटी इज कि हम यहाँ पर कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम है. हमारा अपना जनरेटर है जी, अपनी लाइट है जी, हम अपनी यहीं से कर सकते हैं. बराबर वाले कमरे से इसका कोई कनेक्शन नहीं, लाइट का कनेक्शन है. लाइट मीन्स पावर. Power to determine the matters related to the country. So this is sovereignty. तो हमें इंडिया को सोवरेन बनाना था, वो हमने बना लिया. That is correct. हम अब किसी से कोई भी कुछ भी करने के लिए किसी और एजेंसी, किसी और कंट्री से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते हैं. पहले हम लोगों के डिसीजंस जब होते थे कोर्ट्स में, तो उसकी अपील पीसी तक जाती थी, प्रीवी काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल. अब हम विद इन इंडिया वी हैव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट whose decisions are final. I am talking about judiciary. We have 3 wings of the government: judiciary, executive and legislative. Montesquieu theory के हिसाब से separation of powers. ठीक है? तो sovereignty बेसिकली यही है. इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि आज भी ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी sovereign power lying in British Crown. Similarly, the case of Canada and Hong Kong. तो उससे आपको ये क्लियर हो गया. अब हम चलेंगे अगले वर्ड पर. वी ऑलरेडी अचीव्ड, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया हमने. सो दूसरे पर आ जाएंगे, सोशलिस्ट. एनीबडी? ये वर्ड एक लैटिन वर्ड सोसायर से आया है. इसका मतलब होता है among all, to share or to combine. सबका साथ, सबका विकास. Examples are Cuba and Russia. राइट. सबका साथ, सबका विकास, यानी सबको साथ लेके चलना है. सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी इज अबव देन एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल. अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्लैश करेगा
लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को माना जाएगा। तो पॉलिसी जैसी बनेगी जिसमें सोशलिस्टिक व्यू हो। अगर रिसोर्सेज कम है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन हैव्स और हैव नॉट्स को कम करने की कोशिश की जाएगी। हैव्स जिनके पास है पैसा, धन, पावर सा, और हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है, उनके बीच के गैप को रिड्यूस किया जाएगा। ये वर्ड हमारे को कब जोड़ा गया, कोई बताएगा? 1975 1973 42nd अमेंडमेंट 73 1976 7 में इन्फोर्स हुआ। और जानते हैं ये जब हुआ उस वक्त दशाएं कैसी थी? उस वक्त बहुत सारे लेजिस्लेशन आए, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया गया, इंडिविजुअल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, और लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट खत्म किया। जमींदार के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, गांव के 2500 लोगों में से 20 लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बाकी लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंडिविजुअल राइट को सोशल राइट पर किया गया। बहुत सारे ऐसे एक्ट आए सिर्फ ये बताने के लिए कि वी आर इंडिया लाइक वेलफेयर स्टेट। अब इसको हम थोड़ा उस तरफ ले जाते हैं, प्रीएम्बल पे वापस। हमने कहा था कि हमारी कंट्री के सिटीजन को जस्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तो तभी आ सकता था जब हमारे पास कंट्री सोशलिस्ट हो। इसके रेफरेंस में मैं बताती हूँ, एक होती है लिबरलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है मार्क्सिज्म। ये थियरीज हैं जो सिस्टम्स को डिफाइन करती हैं, एंड दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द कंट्री। लिबरलिज्म में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत लेस होता है फॉर द मिनिमम मैटर्स लाइक डिफेंस है, एनवायरनमेंट है, जहाँ बहुत जरूरी है वहाँ जाके आप करो। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज वेरी लेस, एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल प्राइवेटाइजेशन, कंपनीज, इन सब के इंटरेस्ट को फ्री छोड़ दिया जाता है, इसे फ्री इकोनॉमी कहते हैं लिबरलिज्म को। सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर स्टेट की कल्पना की जाती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा होता है और होता रहता है। जहां जहां गवर्नमेंट देखेगी कि गड़बड़ हो रही है तो, और सोशल नॉर्म्स अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं, इंडिविजुअल हावी हो रहा है सोसाइटी नॉर्म पर, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट घट रहा है, तो इंटरवीन कर जाएगी। इंडियन रेलवेज, एयरलाइंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल किया हुआ है। शेड्यूल 7 इज टॉकिंग अबाउट 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जिन पर की सेंटर, स्टेट और दोनों कंकरेंट लिस्ट, उनमें सब्जेक्ट बनाएंगे। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स सेंटर लिस्ट के पास है। हाउ मैनी? 97। ये बताता है कि हमने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा है। मार्क्सिज्म है जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो है। They don't want the state to come into in any manner, right? तो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर इज दिस। हमने जब ये कहा कि हमें ये चाहिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो सोशल और इकोनॉमिक को का जस्टिस प्राप्त करने के लिए, जस्टिस टू ऑल, हमें ये स्ट्रक्चर को इंक्लूड करना पड़ा। जब हमें लगा कि काम नहीं चल रहा है सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से,
नीचे वाला जो हमने सिटीजन्स को देना था वो नहीं मिल पा रहा है, अटक रहा है। केशवनाथ भारती कैसा है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो जो सिटीजन्स को देना था, जब सोचा था दे देंगे, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ चीजें रास्ते में आ रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर को ऐड करना पड़ा इसको, कि हम सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री चाहते हैं। आई होप सोशलिस्ट वर्ड इज ओके नाउ, क्लियर। अब हम चलेंगे तीसरे पर, सेकुलर। सेकुलर मीन्स State has no religion. The state has no religion. धर्मनिरपेक्ष स्टेट है No religion. नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ सेकुलर। Religious equality. Equality of religion, freedom of religion, respecting all religions, no discrimination on the basis of religion, Everyone is equal before the law. for religion, and nobody can discriminate on the basis of religion. अब देखिए सेकुलर कैसे, freedom from any discrimination on the basis of religion. यहाँ भी जब हमने कहा कि कंट्री को ये बनाना है और सिटीजन्स को ये चाहिए, तो जो सिटीजन को चाहिए था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी कैसी चाहिए थी? फ्रीडम, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी चाहिए थी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इन दोनों चीजों को सिटीजन्स को देने के लिए हमें ये वर्ड भी ऐड करना पड़ा। Now we go back to Article 14, 15, 16, Article 25, 26, 27, 28. We have gone back to fundamental rights. Equality of status and opportunity. इसमें हमने 14 में डाला everybody is equal before the law, equal protection of laws. उसको स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल 15 आया, no discrimination on the ground of, please tell me, age, sex, caste, creed नहीं है उसमें, religion, place of birth, ठीक है। दिस वर्ड रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं की जाएगी, तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगी अगर कंट्री ने वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही अडॉप्ट नहीं किया। तो ये वर्ड सेकुलरिज्म घुसाना पड़ा कि वी विल रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, वी विल गिव स्टेटस टू इक्वल टू ऑल रिलीजन्स, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, और हमने फंडामेंटल राइट दे दिए उन्हें। 19 थॉट एंड एक्सप्रेशन लिबर्टी दी हमने। 25 हमने दिया बिलीफ के लिए, फेथ के लिए, वर्शिप के लिए। कोई भी बिलीफ रखो, कोई भी फेथ रखो, कोई भी वर्शिप करो, प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपेगेट करो, कोई भी रिलीजन। उसके ग्राउंड पर ना तो अलग से कोई टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो डिस्क्रिमिनेट करे ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस। किसी हर एक आदमी को अपने रिलीजियस फेथ के आधार पर कोई भी अफेयर्स मैनेज करने का पूरा राइट होगा। अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, अपने प्लेस ऑफ वर्शिप बना सकते हो, फेथ बना सकते हो, सब कर सकते हो। एंड दिस वाज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। जब ये चीजें प्रॉब्लम होने लगी तो 1950
50 से 1975 तक 76 तक आते आते हमें कंट्री के स्वरूप को भी डिसाइड करना पड़ा और हमने यहाँ ये वर्ड जोड़ा सेकुलर, टू रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोफेस ऑल रिलीजन्स, फ्रीडम टू मैनेज योर ऑल अफेयर्स रिलेटिंग टू योर बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट। तो देखिए हमने जो विजन किया था उस विजन में हमने चेंज लाए ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजन्स विजन, हमने सिटीजन को क्या किया, तो ये आए सेकुलर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले वर्ड। आई होप थिंग्स आर ओके। कोई चीज कंफ्यूजन किसी तरह का हो तो जी। Can I pinpoint one example? That Bangladesh, like same year was born, like 1971, जी and on the similar grounds of Constitution of India it was formed. It included secular. After 2 years, it removed the secular after amendments. हम्म। So I wanted to pinpoint that example. देखिए सेकुलर वर्ड वैसे तो विजन स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए था, बिकॉज जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो रिलीजन के बेस पर 2 कंट्री हो गई हमारी, तो रिलीजन वॉज ए वाइटल पॉइंट टू कंसीडर इवन एट दैट टाइम। हालांकि हमें सिटीजन्स के बेसिस पर, जब सिटीजन को हमें जो प्रोक्योर करना था उनके बेसिस पर जब डिफिकल्टी आई हम वहां तक पहुंचे। हर एक कंट्री की अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। हम एक चीज बना देते हैं, यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए फ्री कोचिंग, जो जुडिशियल ऑफिसर के एस्पिरेंट हैं। हमने शुरू किया, जब हम धीरे धीरे चलते जाएंगे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, सॉल्यूशंस आते जाएंगे और स्वरूप बदलता जाएगा, है ना। तो इस तरह से ही होता है। जब विजन स्टेटमेंट आई थी उस वक्त ये SDR was the vision for the country, but 3 SDR बन गया with the passage of time, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज को अटैक कर दी। जैसे आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, वो भी सिचुएशनल, जैसे कंट्री में जो सिचुएशन आती है उस तरह का अमेंडमेंट करते हैं, उस तरह का अमेंडमेंट क्लोज करते हैं, उसे दोबारा से अबॉलिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि जब मर्जी बैठकर इसको तोड़ा मोड़ा जा सके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से और बड़े शिद्दत से बना है, राइट। और जब सारे के सारे लोगों ने इसको सरेंडर ही कर दिया तो लोगों के पास तो ये पावर ही नहीं है उसको छेड़ने की। जिस चीज को हमने सरेंडर कर दिया उसको हम दोबारा कैसे खड़े होकर बनाना शुरू कर देंगे। तो लेकिन चेंज सिचुएशंस, चेंज सर्कमस्टांसेस, जो हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डाला वो ऑलरेडी इनसाइड था ही, वो हमने नया नहीं डाला। टू गिव इफेक्ट टू द नेक्स्ट पोर्शन हमने उसको ऐड किया, यानी क्लैरिफाई कर दिया था। तो उसमें बेसिकली हम अमेंडमेंट नहीं कह सकते, राइट। हाउएवर वी डिड इट एज पर अमेंडमेंट। अब हम तीसरे वर्ड पर जाते हैं, नहीं फोर्थ पर जाएंगे, डेमोक्रेट। ये सारे के सारे वर्ड्स ना, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आपको 4 में से एक चुनना होगा तो क्लैरिटी होगी तो आपको बड़े अच्छे आंसर मिलेंगे, बड़ा अच्छा मार्क्स मिलेंगे। अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो लगेगा ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल क्लियर हो, हमें एक एक अक्षर याद है प्रियम्बल का, प्रियम्बल इंक्लूड्स दिस, फटाफट आपको 1 सेकंड में याद आ जाएगा कि नहीं जी ये है, ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक में मुझे कोई भी बता देगा 2-4 शब्दों में, डेमोक्रेटिक सिस्टम, by the people of ऑपरेटिव, by the people of the Government for the people, by the people, and of the people. कंफ्यूजन है अभी, ऑफ है कि बाय है।
of the people. From by of the people. यानी कि पीपल। अब जब हम सारे के सारे लोगों ने ही इंडिपेंडेंस पावर हैंडओवर हुई, तो नेचुरली हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो लोगों की गवर्नमेंट, राइट? मैंने आपको बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने जब लिया है पावर को, ब्रिटिश क्राउन से पावर ही लोगों को हैंडओवर की है, तो नेचुरली ऐसी हमारे को पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए थी जो ना तो हेरिडिटरी होगी ना ऑटोक्रेसी होगी, बट इट वुड बी ऑफ पीपल। देखिए ऑटोक्रेसी होती है एक बंदे की या एक ग्रुप की या एक वंश की हेरिडिटी की। डेमो होती है सबकी। क्रेसी मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू गो फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट होती है और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट होती है कि मुझे यहाँ पर आप में से किसी को लीडर चुनना है, मॉनिटर चुनना है, सीआर चुनना है, क्लास ग्रुप जो बनाए, तो मैं सबसे यहाँ पर्ची डलवा लूंगी। सब अपनी पर्ची पे नाम लिखो, दो लोग खड़े हैं, कौन सा चाहिए यहाँ पे डाल दो डब्बे। मैंने काउंट किया, बोला कि मिस्टर ए बी शर्मा इज द प्रेसिडेंट। दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सारे लोग बैठ गए, सबने अपने अपने बंदों को जिसको चुनना है उसकी पर्ची डाल दी और बन गई। अब इतने लोगों में तो ठीक है 500 लोग हो गए, लेकिन अगर करोड़ों हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर कर देते हैं। ये जो ग्रुप है अपना ए भेज देगा, ये वाला ग्रुप बी भेज देगा, इस तरह करते करते 545 लोगों को भेज दिया जाएगा। कहाँ? पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वोटिंग हो रही है लेकिन रिप्रेजेंट हो रही है, और रिप्रेजेंटेटिव मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे और वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ। ये भी दो तरह की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जैसा नाम सुनने को मिल रहा है, और इसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। सुप्रीम मतलब डिसीजन मेकिंग पर्सन, जिसके पास अथॉरिटी है। पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव है बाहर में, लेकिन डिसीजन किसका चलता है, उसके पास सोवरेन है, राइट? तो ये पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि पीएम, और पीएम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, यानी कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। और ये पूरे के पूरे मिलकर गवर्नमेंट होती है। ये गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट जो कि चुनकर आए हैं रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड जो है वो याद रखना है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। आपने काम अच्छा किया, उनकी पॉलिसी के हिसाब से किया है, नहीं किया है, आपके पड़ोस में जो सांसद बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप उनके पास गए कि आपको चुन के भेजा है, जरा देख के बताओ कि सही बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम लोग तो ये चाहते नहीं थे, आपने ये कर दिया। सांसद जी मिनिस्टर के पास जाएंगे, कंसर्न मिनिस्टर के पास, जिसकी सब्जेक्ट मैटर है। कंसर्न मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पॉइंट रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर आंसर करेगा किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट विल आंसर टू पीपल। सो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड होता है गवर्नमेंट का, और वो ही डायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल से, यानी कि प्रेसिडेंट खुद आता है लोगों से वोट मांगने। वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्ट होता है, और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की ही होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ही बनाता है। पहले प्रेसिडेंट चुन जाता है लोगों के द्वारा, फिर वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री बनाते हैं और काम करते हैं। तो पाइवटल पावर इज विद द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल डायरेक्टली। तो ये सिस्टम है, और हमने इसको अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? अब हम
अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। Republic. हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, वो हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कहा जाता। However, everything is being signed in his name. ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वर्ड आ गया जो प्रीएम्बल का है, वो है Republic. कोई मुझे फटाफट बता देगा रिपब्लिक क्या है? बहुत ही छोटी सी, Government is elected by the Head of the state is elected. वो तो गवर्नमेंट इलेक्टेड तो होगा ही डेमोक्रेटिकली, Head of the state is elected. राइट। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड होता है या हेरिडिटरी होता है तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाता। जैसे ब्रिटिश क्राउन हेरिडिटरी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जरूर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है, वो हेरिडिटरी है उनका क्राउन, एंड दे ओबे ब्रिटिश क्राउन, दैट इज हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट को समझिएगा जरूर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में समझेंगे, और हेड ऑफ द स्टेट जो है जिसके नाम पर पूरा देश चलेगा। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों सभाओं की करते हैं। सो दिस इज रिपब्लिक कैरेक्टर। अब हम सिटीजन्स को जो दे रहे थे उसको मैं शॉर्ट में बता दूंगी। हमने दिया था जस्टिस, 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल और इकोनॉमिक मैंने आपको बताया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है, जस्टिस टू ऑल, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, सब कोर्ट को अवेल कर सके, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट है, सोसाइटी को प्रेफरेंस मिलेगा ओवर द इंडिविजुअल, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा जस्टिस। और इसके लिए हमें फंडामेंटल राइट मैंने अभी बताया आपको, सोशल जस्टिस के लिए इक्वालिटी कॉन्सेप्ट, और साथ में रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट 14, 15, 16, 24, 25, 25, 26, 27, 28। सोशल और इकोनॉमिक ये हो गया। पॉलिटिकल में सबको पार्टी बनाने का राइट है, इलेक्शन लड़ने का राइट है, सबकी इक्वल फ्रेंचाइज है, एज के हिसाब से किसी को किसी तरह किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जस्टिस इस तरह से मिल गया। अब लिबर्टी में मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन और थॉट, इसके लिए आर्टिकल 19 है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसके लिए 25 से 28 है आर्टिकल, यानी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है। पॉलिटिकल के लिए पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा अडॉप्ट किया गया है जिसमें जस्टिस हर एक का पार्टिसिपेशन अलग है। हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए ऑफ स्टेटस के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, राइट। और रिलीजन के लिए हमारे पास वो है, उसमें भी इक्वल प्रोटेक्शन है। तो हमने सिटीजन्स को ये तीनों चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी। अब रह गया फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसके लिए आर्टिकल 21 दिया हुआ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कर्टेल नहीं की जाएगी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड। आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, आपको कोई मार नहीं सकता है, पर आप किसी को मार दोगे तो हैंग टिल डेथ की जाएगी, बट प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय लॉ, कोर्ट में केस चलेगा, प्रोसीजर सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, आईपीसी में लेजिस्लेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सीआरपीसी में है, आईपीसी में है। और लाइफ आपकी तब तक है जब तक दूसरे की लाइफ को छेड़ोगे नहीं। लिबर्टी पूरी पक्की है, जेल जाने का कोई सीन नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान कर दोगे, क्राइम कर लोगे तो जेल भी। कंट्रोल करेंगे
अगर कोई अरेस्ट कर रहा है, डिटेन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको पूरे के पूरे राइट हैं अगेंस्ट द अथॉरिटीज, जो आपको आपकी राइट को, आपकी लाइफ को, लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते। अब रह गया एक स्टेट का, हमें और क्या प्रमोट करना था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके लिए आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट, कोई भी स्टेट, हाउएवर इट इज फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट ऑटोनॉमी इज देयर, पर कोई भी स्टेट किसी भी हिस्से को सिसीड नहीं कर सकती, टुकड़े नहीं बना सकती। अगर पंजाब गवर्नमेंट के पास ये डिमांड आती है कि इसमें खालिस्तान बना दो थोड़ा सा हिस्सा, या किसी भी स्टेट के पास आती है उत्तराखंड बना दो या झारखंड बना दो, तो ये स्टेट के पास पावर नहीं है, ये बाय वे ऑफ अमेंडमेंट होएगा और पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट किया जाएगा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने आप को सरेंडर कर दिया, वी रिजॉल्व, वी सरेंडर, वी गिव आवरसेल्व्स टू, तो जिसको हमने दे दिया उसको हम छेड़ नहीं सकते, तो फिर अमेंडमेंट कैसा? यह फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है 368 में, या बाउंड्री स्टेट की चेंज होनी है, तो पार्लियामेंट कन्वर्ट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो अमेंडमेंट के टाइम पर हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है और फिर रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है जुडिशरी में, IAS में भी आता है, प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है? इट इज ए विजन स्टेटमेंट। हम जब कोई भी एक्ट देखते हैं तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या वो उस लेजिस्लेशन का पार्ट होता है? लेजिस्लेशन शुरू होता है सेक्शन 1 से, है ना, और विजन स्टेटमेंट उससे बाहर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी सेम हाल है, दिस इज ए विजन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन आता है क्या प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले नहीं था, बाद में अमेंडमेंट किसमें हुआ, उसके बाद पार्ट है। पहले नहीं था कब और कब हुआ ये बताओ? बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, शुरू से यानी कि जब हमने वो 2S ऐड किए, प्रीएम्बल में हमने 2S ऐड किए, तब सोशलिस्ट एंड, मान लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तभी इसमें अमेंड कर सकते हैं। एट दैट टाइम तो पहले था अब नहीं था, ये बात मेरे को बताओ। पहले पार्ट नहीं था अब पार्ट है, ये कैसे हुआ? बेरूबारी में ये कहा गया था कि इट इज नॉट दी पार्ट, उसको ओवररूल किया गया केशवन भारती में। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, ये पार्ट है इसलिए अमेंडमेंट किया जा सकता है। केशवन भारती में अमेंडमेंट ही क्वेश्चन था, राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, तो इसलिए उन्हें कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए उन्हें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ना पड़ा। जब प्रीएम्बल अमेंड हो गया तो नेचुरली इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पार्ट नहीं होता तो अमेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेंडमेंट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो मशीन है काटने छीटने की, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी के अंदर लगी हुई है 368। ये है मशीन काटना छाटना करती है, आर्टिकल 368। ये जो किताब है इसको कहाँ से अंदर से काटना है, कहाँ छीटना है, कहाँ इसको सही करना है, कहाँ मॉडिफाई करना है। तो जब फंडामेंटल राइट को उड़ाने की बात आई, राइट टू प्रॉपर्टी को, तो ये बिग क्वेश्चन मार्क भी उठा कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। और उसको कट करने के लिए हमें चाहिए था कंट्री के स्ट्रक्चर को चेंज करना। इसीलिए ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था और बदला गया, ऐसा नहीं था।
जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इस बात को माना गया दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उसे हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट किया गया, इसलिए हम कहेंगे प्रियम्बल इज अमेनेबल। ये क्वेश्चन आता है whether preamble is amenable or not. So it is amenable because it has already been amended. ये डालना भी है कि दो चीजें ऑलरेडी घुस चुकी हैं इसमें। लेकिन प्रियम्बल के साथ एक चीज और लगा दी गई जब ये केशवानंद भारती आया, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी। क्योंकि सवाल ये उठा कि अगर तुम कुछ ऐड कर सकते हो तो तुम तो खत्म भी कर सकते हो, तुम तो एसडीआर को उड़ा दोगे। तो इन्होंने कहा कि नो, प्रियम्बल को टच करने से पहले ये ध्यान रखना है कि हमने जो अपनी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, जो सिटीजन्स को देने के लिए जो हमने आइडिया लगाया था, उसको छू नहीं सकते। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी बना देंगे। तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस में स्पेरिंगली इट कुड बी टच्ड, बिकॉज इसके अंदर जो चीजें हैं वो ऐसे है कि कोई छू ही नहीं सकता, और हमने उसको सरेंडर किया। मैं आपने बोला ट्रिपल एसडीआर में से कुछ नहीं हटा सकते, पर जो मैंने आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दिया था वो 2 साल में हटा दिया गया। बांग्लादेश में मैंने आपको बताया था कि कंट्री की फिलॉसफी, कंट्री का स्ट्रक्चर, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस हिसाब से ही होता है। हमारी कंट्री की जो पोजीशन है 368 की, काटने छाटने वाली जो मशीन है हमारी, वो बहुत ही टेक्निकल बनाई हुई है, क्या छुएंगे क्या नहीं छुएंगे। तो ये खतरा तो था, ये तो कहा कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जरूरत होगी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ प्रियम्बल। हमने प्रियम्बल को बदला। हम ये कह रहे हैं कि हमने अमेंड किया ही नहीं। आर्ग्यूमेंट वाज दिस कि हमने अमेंड कब किया, ऑलरेडी था, वो सिटीजन्स वाले पोर्शन में था, हमने खाली उसको नाम दे दिया। जब हमने फ्रीडम दे रखी है फॉर दी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो सेकुलरिज्म ऑलरेडी था वहां पे। इसी तरह से सोशलिस्ट, जब हमने इक्वलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी दे रखा है, दैट इज ऑल्सो 3 बीइंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो उसमें ऑलरेडी था सोशलिस्ट। तो वो कहते हैं हमने अमेंड कब किया, हमने तो उसको थोड़ा साफ करके रख दिया कि भाई ये भी रखा हुआ, ये दिस इज द आर्गुमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर द प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। One thing जी which I was noting, जी that we have not surrendered ourselves to the constitution, because the word used by the Dadhan Constituent Assembly was to give to ourselves this constitution. That means this constitution has been given to ourselves. चलिए It is not. दोबारा पढ़ते हैं, Please. ठीक है। If we surrender to something, then we cannot amend it. हाँ, that is it. That is that was the argument जब ये amendment हुआ 42nd and 44th amendment। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ज्यादा डिस्कस किया It गया। would not be कि we have surrendered to something. It would be that we have adopted it to for betterment of our country and to achieve the goals which we have enshrined above. जो इसमें वर्ड्स यूज्ड है उसका मतलब यही है कि हमने एक चीज बना दी और हमने सरेंडर कर दिया उसको। अमेंडमेंट, उन्होंने यही उनका आर्ग्यूमेंट था, वो उनका ये कहना था कि हमने इसमें कुछ किया थोड़ी ना, इसमें चेंज नहीं किया, हमने जो इसमें विजन डाला उसी विजन को रिफ्लेक्ट करा खाली, मतलब इट वाज डोरमेंट, ऑलरेडी था इनसाइड। तो ये जो वर्ड हैं जब हम लास्ट में करते हैं डू एंड वाई, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, प्लीज रीड, Give to ourselves. गिव टू आवरसेल्व्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, हाँ, We are giving to ourselves. Yes. इट इज We द are giving to सरेंडर। ourselves. अपना आपको दे रहे हैं। That would not be surrendering. That would be making something for ourselves, for our betterment. आप समर्पित। सारे जो वर्ड हैं ऊपर से देखो,
हैविंग solemnly resolved, Resolve means that I am resolving. आज हम ये डिसाइड Clear करें, resolution. ये रिजोल्यूशन है ना। यहाँ हम कहते हैं कि हमने इसे अडॉप्ट भी कर लिया, इनेक्ट भी कर लिया, एंड गिव टू आवरसेल्व्स। मैं हिंदी में बोलता हूँ से आत्मार्पित। आत्मार्पित, समर्पित। ये बेसिकली जब आप हिंदी का उसका देखोगे प्रियम्बल तो समर्पित। यू आर राइट व्हेन यू से कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समर्पित कर दिया। यू वांट टू से कि हम जब इसे बना देंगे तो हमने समर्पित कर दिया। हमने कंट्री को ये रिजॉल्व किया कि हम कंट्री को ऐसा बनाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, और हमने Ma'am, we are surrendering ourselves to achieve the goals enshrined in the राइट Constitution. बिल्कुल। Because we have इसीलिए given the हमने ये Constitution इनेक्ट to किया, ourselves. इसीलिए ये इनेक्ट किया और इसको ले लिया, हमने इसको अडॉप्ट ले लिया। लेकिन आफ्टर सरेंडरिंग सोलमली कंफर्म करने के बाद कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब इन सारे we have taken a resolve. resolved to Firm resolve. constitute country like this and to procure this and to promote this। Yes. इसीलिए हमने इसको इनेक्ट भी कर दिया, अडॉप्ट भी कर दिया और इसको अपने आप को दे दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वो समर्पण है। अच्छा चलिए, हम I have इसके a लिए difference of opinion. नहीं डेफिनेटली नहीं पूछना चाहिए बेटे, कमाल की बात है, बिल्कुल तरीका और क्या बिल्कुल सही है। तो आत्मसमर्पण है। So it is मतलब what I can understand from the language is that we have taken a resolve. Resolve means a firm determination. रिजोल्यूशन Resolution doesn't mean surrendering. It doesn't come to रिजॉल्व, और जब हम तीनों वर्ड्स को ऐड करते हैं बीच वाली चीज करने के बाद, yes. so it becomes we surrender to them. That is why the constitution is known as supreme norm, grand norm। We people of India जो है पार्लियामेंट है बेसिकली, राइट। जब वो लेजिस्लेट करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करेंगे लेजिस्लेट। और जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिस्लेट करना है तब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। आई मीन टू से दिस, अगर अमेंडमेंट होगा 360 का तो वो पार्लियामेंट नहीं करेगी, पार्लियामेंट would be a form of constituent assembly। अगेन वी आर गोइंग बैक टू वो असेंबली जिसको पावर सरेंडर, We are reconstituting it again and again हाँ, whenever we right. amend the constitution. whenever we amend the constitution। क्लियर, ये है, ठीक है। अगर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को ये वर्ड्स चाहिए तो ये फोटोकॉपी कर देंगे, मेरे नोट्स हैं ये, हाँ सर तो ये फोटोकॉपी कर देंगे। कोई कर लूँगी आप उसमें मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत शायद समझ में आ जाए, ये हैंड रिटन है तो आपको अच्छा लगेगा, वो देखने से पूरा का पूरा लेक्चर याद आ जाएगा। किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कोई भी पूछ सकते हो। मेरा ख्याल है याद हो गया होगा प्रियंका। यस यस अब बार किताब नहीं खोलती। नहीं अब तो